सीनियर एडवोकेट कामरान राजपूत हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो कि अरेज के लॉयर भी हैं, लीगल एडवाइजर हैं। इनसे जानते हैं कि क्या केस में इतनी जान है कि खातून को इंसाफ मिले। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैडम, कैसे हैं? सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सर कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से इस केस को किस तरह देखते हैं? पहले खातून की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उसके बाद डीपीओ साहब की जानिब से भी एक वीडियो सामने आई, वो भी आपने देखी होगी। क्या कहेंगे इस केस के बारे में? अच्छा, होता ये है कि पहले जो मामला है वो हाईलाइट तो हुआ है कि असल में हुआ क्या था। वो अरीज बच्ची ने भी आपको सारा मामला बताया। होता ये है कि जब वो बार बार थाने के चक्कर लगा रही होती है, तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो रही होती। इवन वो मुद्दईया है अपने मुकदमे की, वो मुद्दई है और विक्टिम उसका शौहर है जिसके नाक की हड्डी टूटी है। मुल्ज़मान प्री रेस्ट बेल करवाते हैं और बेल के बाद वो तफ्तीश में भी नहीं आते। बार बार बुलाने पर ये बच्ची 5-5, 6-6 घंटे थानों में बैठ के इंतज़ार करवाती है कि मेरी कोई फेयर जो है उसका फ़ैसला किया जाए, तफ्तीश उसकी फेयर हो, पर कहीं पे उसकी सुनवाई नहीं हो रही होती। फिर उन मुल्ज़मान की बेल कन्फर्म हो जाती है साहिवाल सेशन कोर्ट से, प्री रेस्ट बेल, जिसमें वो वाज़ेह नहीं होती चीज़ें। उसके बाद ये बच्ची खुली कचहरी में आती है। खुली कचहरी में आने के बाद ये वहाँ पे बरमला जब उसकी वीडियो बनाती है ना अपनी, वो इसको सोशल मीडिया पे हाइप पकड़ती है। फिर 1-2 चैनल्स पे भी या इंटरव्यू इसका होता है तो वो मामला है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा गर्दिश करने लग जाता है। देन उसके बाद हमारे डीपीओ साहब इन एक्शन आ जाते हैं। वो इस इंक्वायरी को, आई थिंक उनका नाम है उस्मान टीपू, जो डीपीओ साहिवाल है, वो इस इंक्वायरी को फिर खुद कंडक्ट करते हैं, फिर उसको फेयर इन्वेस्टिगेट करते हैं। देन वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये बच्ची की जो चीखो पुकार है या ये जो मीडिया पे आ रही है, ये बार बार थानों के चक्कर लगा रही, धक्के खा रही है, वो हकीकत है। फिर उस इंक्वायरी में ये चीज़ साबित होती है कि जो इसका जेठ है उसने इसको बरहना भी किया मारते हुए। पुलिस मौके पे पकड़ के भी लेके गई, रात को छोड़ा भी, और उसने जो किया इसके शौहर की नाक की हड्डी टूट गई, नेजल बोन फ्रैक्चर हो गई, उस पर 337A4 अट्रैक्ट कर गई, एट्रीब्यूट कर गई। वो सारा मामला होता है। फिर डीपीओ साहब खुद, अब चूंकि मामला सोशल मीडिया पे भी गर्दिश कर रहा था तो इन्वेस्टिगेशन भी सोशल मीडिया के सामने लानी ज़रूरी हो गई। तो डीपीओ साहब के वहाँ पे भी कोई कैमरा वगैरह लगे हुए थे जहाँ पे उन्होंने बच्ची को बुला के कहा कि बेटा पढ़ो ये इन्वेस्टिगेशन क्या हो रही। हाँ, किसमें गुनाहगार लिखा गया है या नहीं? देखिए बिल्कुल। फिर वो बच्ची वीडियो पढ़ती है कि उस्मान जो है, इसका जो जेठ है बच्ची का, वो इसको मारने, इस पे तशद्दुद करने, बरहना करने और इसके शौहर के नाक की हड्डी तोड़ने पर गुनाहगार पाया गया। वहाँ पे वो इन्वेस्टिगेशन फिर उसकी मुकम्मल होती है और वो गुनाहगार उसमें साबित होता है। ठीक हो गया। अब ये गुनाहगार जो है ये उस वीडियो के बाद हुआ ना, ये खुली कचहरी में मामला हाईलाइट होने के बाद। ठीक है, उसके बाद का आगे का जो क्राइटेरिया है, अब आगे का इसका क्या क्राइटेरिया होगा कि आगे दोबारा मुल्जिम की क्योंकि पहले बेल हो चुकी थी, बेल किस बिहाफ पे हुई थी और दोबारा क्या उसको अरेस्ट किया जाएगा? कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से इस केस में कितनी पेचीदगियां हैं और मजीद क्या हो सकता है? ठीक है, अच्छा, इसमें सबसे पहले आपने मुझे बताया कि बेल होने के बाद अब क्या सूरत हाल बनती है। उसमें मैं आपको बताता हूँ कि बेल जब हुई है तो आई रिपीट के 337A4 ये सेक्शन है पीपीसी का, जो एट्रीब्यूट होता है, बाद में इजाद होता है, जिसमें जिसकी डेफिनेशन बड़ी वाज़ेह और क्लियर है कि अगर कोई बंदा चेहरे या सर के ऊपर कोई ऐसी ज़रब लगा दे जिससे उसकी सर की या चेहरे की कोई हड्डी टूट जाए और वो जगह से सिरक जाए, तो उसके ऊपर 337A4 अट्रैक्ट कर जाती है। इसके साथ इसकी सज़ा है 10 साल, नॉन बेलेबल। इसके साथ 354 ताज़ीरात पाकिस्तान जो हमारा पाकिस्तान पिनल कोड में डील करता है, 354 है, जिसमें औरत की साथ उसको बरहना करना, मारना, उसको तशद्दुद करना और उसका कपड़े चाक कर देना। ये दिफात लगी हुई थी, फिर मुल्जिम की बेल कैसे हो? पहले ये दिफात नहीं अटैच थी। 337A4 पहले नहीं लगी हुई थी, आज़ाद नहीं हुई थी। ठीक है। 337A4 और 354 जब दोनों इकट्ठी हो जाती है ना, तो फिर बेल नॉन बेलेबल ऑफेंस मेड आउट होता है और बेल ना होने वाली बात आ जाती है। अब उस चीज़ की बेस पर हम हाई कोर्ट आए हैं। हाई कोर्ट में उन्हीं मुल्ज़मान की हमने बेल कैंसिलेशन फाइल कर दी। ठीक है, इसी बेस पर ठीक होगा। क्या लगता है खातून को इंसाफ मिलेगा? देखें, इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए हमारी जुडिशल सिस्टम जो है वो बैठा हुआ है, और बीइंग अ लॉयर, बीइंग अ वकील, मेरा काम है कि उसकी कोशिश करना। सिला अल्लाह की ज़ात में देना होता है।
और इंशाल्लाह मैं बफज़ल अल्लाह ये उम्मीद रखता हूँ, इंशाल्लाह ऐसा होगा कि उस बंदे की बेल खारिज भी करवाई जाएगी, उसको गिरफ़्तार भी करवाया जाएगा, गिरफ़्तार करवाने के बाद ट्रायल में उसको सज़ा भी दिलवाई जाएगी और इंशाल्लाह इस मामला को आगे लेके जाएंगे। खातून की जानिब से कुछ इल्ज़ामात लगाए गए थे कि जब मैं थाने गई हूँ तो मुझे सर से पाँव तक स्कैन किया गया, देखा गया, इस पे क्या कहेंगे? अच्छा, ये हमारा ना माशरा बड़ा बिगाड़ की तरफ जाता जा रहा है, ठीक है। अब वो बच्ची है बाउमर 25-26 साल होगी, आई थिंक 27 साल, वो थाने में जाती है और थाने के कल्चर के ऊपर वो इस तरह की, अब कोई भी बंदा, एक औरत एंटर होती है, हो सकता है वो उस टाइम उसकी ये कंडीशन हो, फटे कपड़े हाथ में पकड़े हों और दूसरे कपड़े पहन कर वाई हो कि देखें मेरे साथ ये जुल्म हुआ है, ये दरख्वास्त और ये चीज़ें, वो सारा मामला उसका चलता है। फिर वो जब तंग आ जाती है ना इन चीज़ों से कि उसे सुना नहीं जा रहा, उसको देखा नहीं जा रहा, उसके मामले को हाईलाइट नहीं किया जा रहा, उसकी इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं हो रही, फिर वो चीख कर कहती है कि मुझे ना तो सुना जा रहा है, ना मुझे देखा जा रहा है, इवन मुझे अगर देखा भी जा रहा है तो सर से पाँव तक सिर्फ अपनी उस नज़र से देखते हैं, ना कि इस नज़र से कि मैं इंसाफ लेने आई हूँ कि मैं किस कंडीशन में और इस कंडीशन में मुझे पहुंचाया किसने है, क्या मेरे मामलात थे, बजाय उन चीज़ों को हाईलाइट किया जाता बल्कि मेरे पे कैंप 5-6 घंटे थानों में बैठ के वो बेचारी इंतज़ार करती रही कि मेरा कोई फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सके। मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने आई हूँ अपने शौहर के साथ, वो सारे मामला चलते रहे, चीज़ें फिर यहाँ तक पहुँच गई, मामला मीडिया पे हाईलाइट हो गया, ठीक हो गया।